नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों हमने आगाज़ कर दिया है, नए बेस शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों आज मैं जितेंद्र नेहरा लेक्चरर आपके सामने सिलेबस डिस्कशन लेके आया हूँ कॉमर्स में। और कॉमर्स में अपन ने पोस्टमॉर्टम करेंगे सिलेबस डिस्कशन इकोनॉमिक्स का। दोस्तों जैसा कि दोस्तों मेरे बारे में आप सभी जानते भी हैं, फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ। और फिर अपन इस सिलेबस का कैसा निचोड़ बनाते हैं वो देखेंगे, और कैसे दोस्तों अपन क्लास से लेंगे। आनंद आने वाला है, मज़ा आने वाला है। पर्सन दिए थे, थोक में सिलेक्शन देंगे इस बार। थोक में मस्त रहो, बिंदास रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मस्त रहो आराम से। तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ मैं, आप सभी मेरे नाम से वाकिफ है सभी। माई सेल्फ जितेंद्र नेहरा, जिसे आप सभी प्यार से नेहरा सर के नाम से संबोधन करते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन में दोस्तों मैं बता देता हूँ मेरी। दोस्तों नेट है मेरे पास, ठीक है। नेट के बाद में दोस्तों एमए इकोनॉमिक्स है मेरे पास। एमए इकोनॉमिक्स के अलावा दोस्तों मैंने एमकॉम किया है दोस्तों ईएएफएम में। एमकॉम ईएएफएम में दोस्तों मैंने 2 टाइम्स किया है दोस्तों, 2 टाइम्स। और दोस्तों मैंने एमकॉम बीएडीएम से भी किया हुआ है, मतलब कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने किया है। कहने का मतलब दोस्तों मेरी पीजी कितने में हो गई, 1 2 3 और 1 4 टाइम्स पीजी है दोस्तों। नेट है और बीएड है, ये भी है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं लेक्चरर हूँ। आप वो तो सभी को आपको पता है, लेक्चरर 17वीं रैंक के साथ दोस्तों मैं सिलेक्टेड हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ भी न भी हो तो भी दोस्तों मैंने साबित करके आपको बता दिया था कि पिछली विगत भर्ती में दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स में शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में भर भर के दिए थे, थोक में दिए थे। तो दोस्तों हर चीज़ से आप वाकिफ़ है। और इस बार भी दोस्तों अपन अच्छा प्रयास करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे परिवार के सदस्य बन गए हो। हम आपको आराम से संभालेंगे, सारा मार्गदर्शन वगैरह जो भी है वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो अब अपन दोस्तों सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं अपने। क्वालिफिकेशन दोस्तों रह भी सकती है 1 2, पता नहीं मैं भूल जाऊँ, ये भी हो जाए पता नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अपन देखो दोस्तों अपना जो सिलेबस है, अपना दोस्तों जो सिलेबस है कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है अपना सिलेबस। 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। कौन कौन सा दोस्तों? अपना एक तो है दोस्तों अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल। एक अपना दोस्तों है यूजी लेवल जिसे अपन बीकॉम बोलते हैं। एक दोस्तों अपना पीजी लेवल जिसे अपन एमकॉम वाला बोलते हैं। 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। तो अपन बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की दोस्तों। सीनियर सेकेंडरी लेवल में अपने दोस्तों एक तो अपने आती है स्टैटिक्स, एक अपने आती है स्टैटिक्स, एक अपने आता है दोस्तों रूरल डेवलपमेंट, एक दोस्तों अपने एम्प्लॉयमेंट का है, और एक दोस्तों अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का है, आर्थिक सुधार। 4 भागों में दोस्तों अपना बटा हुआ है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल जिसे अपन बोलते हैं 11th और 12th लेवल वाला जो भी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने है स्टैटिस्टिक्स या इसको बोलते हैं सांख्यिकी। दोस्तों सांख्यिकी में दोस्तों अपने पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं? एक अपने पढ़ते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एक दोस्तों अपन पढ़ते हैं अपकिरण के माप, अपकिरण के माप, और एक दोस्तों अपने है सूचकांक। सूचकांक जिसे दोस्तों इंडेक्स नंबर बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, और दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी। दोस्तों अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में दोस्तों अपन क्या क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति माप में दोस्तों अपन पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। माध्य में दोस्तों आप सभी को पता है माध्य कैसे निकाल जाता है? जो भी सभी संख्याएं होती है उनको जोड़ लेते हैं, माध्य निकाल जाता है। माध्यिका में दोस्तों अपन सभी जो क्रम होते हैं, जो संख्याएं होती है, चर होते हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं और बीच वाला जो पद आता है वो निकाला जाता है। और बहुलक में जिसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होती है वो दोस्तों आपका क्या होता है? बहुलक होता है। दोस्तों टाइम का भाव रहेगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं फास्ट बोलूँगा, आपको 2 गुना स्पीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अपन माध्य के गुण भी देखते हैं कि माध्य का यूज कब किया जाता है। औसत उत्पादन है, औसत मूल्य है, औसत कीमत है, उन सभी के लिए माध्य का प्रयोग किया जाता है। माध्य का गुणों के लिए किया जाता है, सुंदरता है, योग्यता है, बुद्धिमत्ता आदि के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। बहुलक जो वर्तमान में ज़्यादा चीज़ें किस चीज़ की प्रचलित हो रही है उसके लिए बहुलक
निकला जाता है। जैसे स्लीपर्स की संख्या है, कॉलरों की संख्या है, किस में शर्ट की साइज एल है, एम है। मार्केट में आप देखते होंगे दुकानों में, शोरूम में ज़्यादा साइज के शर्ट मिलते हैं। तो उन चीज़ों के लिए दोस्तों अपन क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। देखो दोस्तों, माध्यक का अपन कैसे निकालते हैं, समानांतर माध्य का दोस्तों ये लोगो होता है, माध्यिका का एम होता है, बहुलक का दोस्तों जेड होता है। समानांतर माध्य दोस्तों आपको पता है किस प्रकार सभी जो पद होते हैं उनका योग करके उनको संख्याओं का भाग देके निकालते हैं, या और आगे जाते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बटा एन से भी अपन निकालते हैं। लघु रीति से भी दोस्तों अपन निकालते हैं तो ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, इनसे भी दोस्तों निकलते हैं। डी क्या होता है, डेविएशन होता है, विचलन होता है। विचलन दोस्तों अपन ए से कल्पित माध्य से भी अपन विचलन ले लेते हैं। माध्यिका का भी दोस्तों अपन ने कई बार आपने सूत्र पढ़ा होगा माध्यिका का, जब छोटे थे। माध्यिका का दोस्तों अपन एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी इंटू एफ इंटू एच, इससे भी दोस्तों अपन माध्यिका का हल करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक बहुलक का भी आपका सूत्र आता है, जिसमें आपको पता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये दोस्तों अपन बहुलक का भी दोस्तों इस प्रकार अध्ययन करते हैं। यहाँ फिर दोस्तों जो बहुलक है वो 10th वाली जो सारणी है, टेबल है, उस प्रकार दोस्तों अपन को बहुलक इनका अध्ययन नहीं करना है। इनके अपन को विशेषताएं देखनी है, इनके क्या दोष है, ये कब काम में आते हैं। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक का दोस्तों अपन प्रयोग करते हैं। फिर अपन देखते हैं दोस्तों माध्यिका में कौन सा वक्र बनाया जाता है। तो दोस्तों माध्यिका में ओझाई वक्र बनाया जाता है। उसी प्रकार बहुलक में कौन सा वक्र बनाया जाता है, हिस्टोग्राम वक्र बनाया जाता है। इनके बारे में भी दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों आपने देखा होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध भी निकाला जाता है। संबंध आपने पढ़ा होगा z बराबर 3m माइनस 2x बार, z बराबर 3m माइनस 2x बार। दोस्तों इसका भी अपन काफ़ी एनालिसिस करने वाले हैं। फिर दोस्तों एक आवर्ती बटन होता है, सममित आवर्ती बटन, और एक होता है दोस्तों असममित आवर्ती बटन। इसका भी दोस्तों अपन अध्ययन करने वाले। सममित आवर्ती बटन कैसा होता है, इस प्रकार का दोस्तों घंटी नुमा होता है, इस प्रकार होता है, जहाँ पर दोस्तों आपका समांतर माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक तीनों बराबर होते हैं। एक दोस्तों जो सममित या आवर्ती जो बंटन होता है दोस्तों, एक आपका दोस्तों इस प्रकार होता है, मतलब कि एक दाईं ओर झुकाव होता है दोस्तों, और एक दोस्तों आपका आवर्ती मंथन होता है, उसका झुकाव इस प्रकार दोस्तों किधर होता है, बाईं तरफ झुकाव होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, समांतर माध्य यहाँ बड़ा होता है, यहाँ बराबर होता है। इन सभी का एनालिसिस भी दोस्तों अपन क्लासेज में करने वाले हैं। फिर भी दोस्तों अपन आगे भी देखते हैं कि दोस्तों अपन आय में वितरण में असमानता, आय वितरण में असमानता के लिए दोस्तों अपन कौन सा वक्र काम में लेते हैं, लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र या दोस्तों अपने एक आता है गिणी गुणांक, मैक्स लोरेंज द्वारा प्रतिपादित किया गया था लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र क्या बताता है दोस्तों, आय विषमता बताता है। ये आय में कितनी विषमता है दोस्तों, किस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है दोस्तों। एक समवितरण रेखा होती है जिससे 45 डिग्री के कोण पर बनती है ये लोरेंज वक्र दोस्तों। इस रेखा से जितना दूर होता चला जाता है उतनी ही आय में विषमता हो जाती है। क्लास में जब क्लास चलेगी तो उसका पूरा पोस्टमार्टम दोस्तों आपके सामने करूंगा। गिणी गुणांक इसका सांख्यिकी माप है दोस्तों, गिणी गुणांक इसका क्या है, सांख्यिकी माप है। इनके बारे में भी दोस्तों अपन पूरा अध्ययन करेंगे। फिर आता है दोस्तों अपकिरण का माप। अपकिरण के माप में दोस्तों अपन क्या अध्ययन करते हैं, अपकिरण का माप क्या बताता है कि श्रेणी का कितना बिखराव है। द्वितीय श्रेणी के माप कहलाते हैं, ये प्रथम श्रेणी के माप कहलाते हैं। ये प्रतिनिधित्व को देखते हैं, ये अपकिरण की बिखराव बताता है। अपकिरण के माप में दोस्तों अपन क्या अध्ययन करते हैं, अपकिरण के माप में दोस्तों दो माप होते हैं। अपकिरण के माप होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका निरपेक्ष माप और एक होते हैं दोस्तों आपके सापेक्ष माप। सीधा सीधा क्वेश्चन इस प्रकार आया था। इसमें दोस्तों अपन क्या क्या पढ़ते हैं, देख, एक तो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों अपन विस्तार, जबकि इसमें आता है दोस्तों विस्तार गुणांक। जितने भी गुणांक आते हैं दोस्तों वो आपके क्या कहलाते हैं, सापेक्ष माप कहलाते हैं। विस्तार किस प्रकार निकाला जाता है, एक होता है दोस्तों आपका अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसको बोलते हैं अपन दोस्तों IQR। विस्तार को बोलते हैं दोस्तों अपन रेंज। IQR कैसे निकाला जाता है दोस्तों, Q3 माइनस Q1 से निकाला जाता है। रेंज कैसे निकाला, H माइनस L से निकाला जाता है। गुणांक कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, H माइनस L H प्लस L से। इसका यदि दोस्तों सापेक्ष माप का यदि गुणांक निकालना हो, अंतर चतुर्थक विस्तार IQR है ना, तो इसका कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसके आगे भी दोस्तों क्या अध्ययन करते हैं वो भी इसका पोस्टमार्टम अपन कर लेते हैं। समय का अभाव है दोस्तों, नहीं तो क्रैश कोर्स आज ही चालू कर दूं आपके लिए। इसके आगे दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार पढ़ा। इसके बाद में दोस्तों इसी में अपन निरपेक्ष माप और सतमक में दोस्तों अपन कौन से पढ़ते हैं, इसके बाद में दोस्तों अपन एक पढ़ते हैं दशमक विस्तार। दशमक विस्तार
एक पढ़ते हैं दोस्तों अपन सतमक विस्तार। सतमक सतमक दोस्तों इसमें क्या होता है, जो अपने विस्तार पढ़ा था या अंतःचतुर्थक विस्तार Q3 - Q1, इसमें अपना जो विस्तार होता है दोस्तों 4 पदों में होता है। जैसे इस प्रकार नहीं होता है क्या, 25, 50, 75 और 100, इस प्रकार दोस्तों ये 4 भागों में बटा होता है, 1, 2, 3, 4। पद मूल्य कितने आते हैं दोस्तों, 25 से लेकर 75, मतलब कितने पद मूल्य को शामिल करता है, मध्य के 50% मदों को शामिल करता है। जबकि दोस्तों शतमक और दशमक में दोस्तों अपन क्या करते हैं, P19 - P10 निकालते हैं दोस्तों। पद मूल्य बीच के कितने पद मूल्य आते हैं दोस्तों, 80 पद मूल्य आते हैं। दशमक में दोस्तों क्या होता है आपका D9 - D1, कितना पद मूल्य आता है दोस्तों, 80% पद मूल्य इसमें आता है दोस्तों। यदि इसका गुणांक निकालना है तो दोस्तों D9 - D1 अपॉन D9 + D1, इस प्रकार दोस्तों अपन इन दोनों का अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपना एक कौन सा आता है, एक दोस्तों अपना आता है माध्य विचलन भी अपन निकालते हैं। और दोस्तों एक निकालते हैं अपने परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य विचलन दोस्तों किस प्रकार निकालते हैं, माध्य विचलन दोस्तों माध्य, माध्यिका और माध्यिका और बहुलक तीनों से निकाले जा सकते हैं। सूत्र के रूप में अपन जैसे माध्य विचलन लिखना चाहे तो दोस्तों इसका होता है सिग्मा dx अपॉन n। पढ़ेंगे दोस्तों, डीपली पढ़ेंगे आराम से। परमाप विचलन क्या होता है दोस्तों, परमाप विचलन का दोस्तों ये चिन्ह होता है और परमाप विचलन निकाला जाता है दोस्तों सिग्मा d² अपॉन n। सर्वाधिक जो उपयुक्त होता है दोस्तों अपना अपकिरण के माप में सर्वाधिक उपयुक्त माध्य होता है परमाप विचलन होता है। माध्य विचलन में माध्यिका से लिया गया माध्य सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्यों होता है दोस्तों, सभी चीज़ें दोस्तों अपन जब चैप्टर का एनालिसिस करेंगे तो यह परमाप विचलन निकाला जाता है दोस्तों। परमाप विचलन गुणांक भी निकाला जाता है, परमाप विचलन अपॉन समानांतर माध्य नीचे निकाला जाता है। यदि इसका विचलन गुणांक प्रतिशत निकालना हो तो इंटू 100। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आए थे, यहाँ से विस्तार से क्वेश्चन आया था। एक दोस्तों आपके परमाप विचलन से सीधा क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन जो मेरे को ऐसे ही याद है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने माध्य विचलन ये अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देख लिया, अपकिरण के माप देख लिया। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा सूचकांक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सूचकांक जिससे अपन बोलते हैं इंडेक्स नंबर। सूचकांक क्या होते हैं दोस्तों, सूचकांक क्या होते हैं, चर मूल्य में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को बताते हैं। चर मूल्य में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को मतलब रिलेवेंट जो परिवर्तन होता है वो उसको क्या बताते हैं, सूचकांक बताते हैं, इंडेक्स। या वो सूचकांक क्या होते हैं, सूचकांक दोस्तों प्रतिशतों का क्या होता है, औसत माध्य होता है। प्रतिशतों का क्या होता है, औसत माध्य होता है। ये चीज़ें भी दोस्तों अपन जब पढ़ेंगे, जब निकालेंगे कि औसत माध्य कैसे निकाला जाता है, सिग्मा r/n से निकाला जाता है। r क्या होता है दोस्तों, यहाँ r होता है आपका मूल्यानुपात। मूल्यानुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इस प्रकार दोस्तों अपन मूल्यानुपात भी चर्चा करेंगे। मूल्यानुपात क्या होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूचकांकों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सूचकांकों में दोस्तों अपन CPI, WPI इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इनके बारे में दोस्तों अपन और देख लेते हैं। सूचकांक में दोस्तों अपन 3 प्रकार के और पढ़ते हैं, जैसे लेस पेयर का सूचकांक पढ़ते हैं, पास्य का सूचकांक पढ़ते हैं और फिशर का सूचकांक पढ़ते हैं। फिशर का सूचकांक दोस्तों क्या होता है, सबसे आदर्श होता है फिशर का। लेस पेयर दोस्तों किससे अपना जो सूचकांक होता है इसमें दोस्तों आधार वर्ष लेता है। इसमें कैसे सूत्र के रूप में लेंगे अपन सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0, मतलब कि क्वांटिटी आधार वर्ष की क्वांटिटी से क्या करता है, ये इंगित करता है। ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आता है। जबकि पास्य दोस्तों क्या लेता है, प्रचलित वर्ष को लेता है, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू Q1 अपॉन Q0, इस प्रकार लेता है दोस्तों। अपना सब भी पढ़ लेंगे, जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिशर क्या होता है दोस्तों, फिशर का जो सूत्र होता है वो लास्ट पेयर और पास्य के सूत्र का क्या होता है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य होता है। फिर दोस्तों अपन लास्य, पास्य और फिशर में दोस्तों अपन संबंध भी निकालते हैं। तो लास्य का सूत्र दोस्तों से बड़ा होता है, फिशर का छोटा इससे होता है और पास्य का। इस प्रकार दोस्तों इनमें संबंध भी निकाला जाता है। फिर दोस्तों अपन पढ़ते हैं इन्हीं में सूचकांक में चक्रीय उत्तरक्रम्यता परीक्षण। ये दोस्तों इनका भी दोस्तों चक्रीय उत्क्रम्यता परीक्षण, इनका भी दोस्तों अपन क्लास में एनालिसिस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों सूचकांक है, ये बहुत सारे पॉइंट बच चुके हैं सूचकांक के। पूरा बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और फास्ट बोलूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना एक टॉपिक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों कौन सा आता है। इसके बाद में दोस्तों कौन सा आएगा अपना ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। सीनियर सेकेंडरी में दोस्तों रूरल डेवलपमेंट
रूरल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं दोस्तों अपन ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में अपन जानेंगे दोस्तों कि ग्रामीण विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। जो मेरे से पढ़े हुए पुराने वो सभी जानते हैं कि आर्थिक विकास के बाद में आर्थिक समृद्धि आती है। आर्थिक समृद्धि में जीडीपी में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि आदि दोस्तों आपके क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि है। जबकि आर्थिक विकास में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी को दूर करना आदि चीज़ें दोस्तों किस में आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है, आर्थिक विकास में आती है। ये चीज़ में दोस्तों अपन पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास के बारे में देखेंगे। ग्रामीण विकास क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण विकास होता है गाँवों का आधारभूत संरचनात्मक विकास। संरचनात्मक एक वर्ड आया, संरचनात्मक क्या होता है, वर्ड्स के साथ तो हम खेलते हैं, आप सभी जानते ही है, ठीक है। संरचनात्मक विकास दोस्तों क्या होता है, गांव में सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है आदि सुविधाओं का दोस्तों विकास ही क्या होता है, ग्रामीण विकास होता है। परिभाषा भी आई थी महात्मा गांधी की, हमने नहीं लिखाई थी लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। महात्मा गांधी ही सुनते आ रहे कि गाँव की वो कहते हैं ना अपने देश की आत्मा गाँव में बसती है, तो महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन आया था, इजीली रूप से आपने कर दिया होगा। लेवल की तैयारी कर रहे हो गाँव का तो इस प्रकार दोस्तों, एक सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इस प्रकार दोस्तों अपन ग्रामीण विकास के बारे में जानते हैं। ग्रामीण विकास में दोस्तों और भी पढ़ते हैं, ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन फाइनेंस देता है, वित्त उपलब्ध कौन कराता है। ग्रामों में दोस्तों कृषि भी होती है, कृषि के बारे में भी अपन पढ़ते हैं दोस्तों। कृषि में दोस्तों एक बैंक आता है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी या क्रॉफी कार्ड समिति की स्थापना के उनकी अनुशंसा पर हुई थी। हेड ऑफिस बम्बई में है। नाबार्ड रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है। नाबार्ड के अधीन कौन कौन से बैंक काम करते हैं ये भी दोस्तों आपको पता है। सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है। आरआरबी बैंकों के बारे में भी दोस्तों आपको बता रखा है। 2 अक्टूबर 1975 को अपने 5 शहरों में इनकी स्थापना हुई थी, 5 राज्यों के शहरों में, ठीक है। ये भी मैंने आपको नाबार्ड के बारे में बता रखा है। सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है। कृषि के बारे में भी पढ़ेंगे, केसीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी अपन इसका भी पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अपन जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक कृषि, इसके बारे में भी दोस्तों पूरा एनालिसिस अपन करने वाले हैं। कौन कौन से साख होती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन साख है, क्रेडिट है, उसका भी दोस्तों अपन पूरा अध्ययन करने वाले हैं। फिर दोस्तों अपन ग्रामीण विकास में कई योजनाएं भी आ रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री एक वो आई थी भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना कब आई थी बताएंगे सभी मेरे से पढ़े हुए बच्चे, 2005 में आई थी। 2005 में अपन इसको किस प्रकार से पढ़ा था कि एक घर होता है, घर में क्या व्यवस्था होती है, नल होता है, घर में एक क्या होती है, घर में क्या होता है, नल होता है, घर में ये क्या है, बल्ब, मतलब बिजली की व्यवस्था भी होती है, घर में क्या होता है, एक ये फोन भी होता है, घर के रास्ता भी होता है और घर के लिए दोस्तों क्या होती है, सिंचाई की व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार भी दोस्तों अपने याद कर लिया तो प्रश्न आ जाए। भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2005 में प्रारंभ हुई थी। इसके कौन कौन से घटक है तो दोस्तों इसके 6 घटक है, याद कर लेना। एक घर है, लिख लो कौन कौन सा है। एक घर है, घर में क्या है दोस्तों, बिजली लगेगी, घर में क्या लगेगा, पानी लगेगा, घर के लिए सड़क आएगी या रास्ता आएगा, घर के लिए मालूम सिंचाई करनी है, सिंचाई करनी, और एक क्या होगा, संचार, टेलीकम्युनिकेशन। इस प्रकार दोस्तों 6 है इसके घटक। प्रश्न आ सकता है एग्जाम निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो दोस्तों आप ये चित्र बना के इसको आराम से कर सकते हैं। और भी दोस्तों कई प्रोग्राम चले हैं ग्रामीण विकास के लिए। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद में, जैसे कि 1952 में कौन सा कार्यक्रम चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। अब दोस्तों योजनाओं के बारे में है तो आप जानते हैं सब योजनाओं को फोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों योजनाओं में कौन कौन सी है आप सभी को पता है। एक दोस्तों अपनी योजना चली थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1999 को आई थी। कैसे आई थी दोस्तों, 6 योजनाओं को दोस्तों मिला के आई थी। कौन कौन सी योजना है मेरे से पढ़े हुए बच्चे बता देंगे। इस बार दोस्तों अपन आपको बहुत डेप्थ में ले जाने वाला है, इस बार और ज़्यादा आनंद आएगा। यहाँ क्लास में इसका सुपड़ा साफ कर दूंगा। इकोनॉमिक्स की तरफ से मस्त रहो आप। कौन कौन सी योजनाएं आई थी देखिए मेरे के बता सकते हैं क्या, देखें कौन कौन सी योजनाएं आई थी, देखें बताएंगे। देखें एक दोस्तों आपकी कौन सी आई थी, IRDP आई थी। एक दोस्तों आपकी कौन सी आई थी, ट्राइसेम आई थी। एक दोस्तों आपकी कौन सी आई थी, सिट्रा आई थी। एक दोस्तों आपकी कौन सी आई थी, मिलियन वेल्थ स्कीम। एक दोस्तों आपकी कौन सी आई थी, गंगा
कल्याण योजना एक दोस्तों आपकी कौन सी आई थी, द्वारका आई थी। कब आई थी द्वारका? 1982, 1996, ये 1997, ये 1992। ट्राइसेम कब आई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1979। और ये कब आई थी दोस्तों? 1998 प्रारंभ हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1980। वित्तीय वर्ष अपन 78-79, ये % भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये 6 योजनाओं को दोस्तों किस में मिलाया गया था? श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में मिलाया गया था। श्रवण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना भी दोस्तों आई थी। इसका भी दोस्तों अपन एनालिसिस करेंगे। इसके आगे दोस्तों अपन देखते हैं एक दोस्तों आपका नरेगा है। नरेगा का आपको इतिहास पता होगा। नरेगा क्या है दोस्तों? कब प्रारंभ हुआ था? 2 फरवरी 2006 को ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या हो गया था? महात्मा गांधी के नाम से हो गया था दोस्तों। इसका भी दोस्तों आपको इतिहास पता होना चाहिए। 2 योजनाएं थी दोस्तों आपकी, 2 योजनाएं थी। इन दोनों योजनाओं को दोस्तों इसमें मिला के इस योजना को बनाया गया था। कौन कौन सी योजनाएं थी दोस्तों? एक थी आपकी NREP, एक दोस्तों आपकी थी RLEGP, है ना। ये भी दोस्तों कब चली थी? 2 अक्टूबर 1980। RLEGP 1980-82। इन दोनों को मिला के दोस्तों कौन सी योजना चली थी? जवाहर रोजगार योजना। फिर चली थी दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और फिर चली थी दोस्तों SGRY सितंबर 2001, ये 1 अप्रैल 1999 और जवाहर 1 अप्रैल 1989। ये दोस्तों इनका भी दोस्तों अपन अच्छा पोस्टमार्टम कर देंगे। मस्त रहो, सब याद है अपने, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मज़ा भी जब भी आता है दोस्तों पढ़ने को, जब आपको पढ़ा रहा है ना उसके सब कुछ याद है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब युद्ध में राजा जाता है ना लड़ाई करने, युद्ध करने, और राजा यदि इसे पावरफुल है राजा, तो इसे अपने आप ही जो प्रजा होती है ना सैनिक, उनमें डबल ताकत हो जाती है। इसे युद्ध में शॉट शॉट काट देते। और राजा ही आ नहीं रहा युद्ध, उसको पता ही नहीं, आलसी है, मौज कर रहा है, तो ये प्रजा ऑटोमेटिक ही सैनिक अपने आप ही पहले ही परास्त हो जाते हैं युद्ध से पहले। तो हम आपको बताएंगे तो ऑटोमेटिक आप में करंट जग जाएगा, और करंट सभी विषयों में जगाएंगे। आप देखना मजा आने वाला है इस बार। तो दोस्तों इस प्रकार अपने इनका भी एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे पढ़ लेते हैं। कब बताया था? RLEGP 1983। इसका भी दोस्तों और भी है वर्णन, अपन और देख लें। इसके आगे दोस्तों अपनी योजनाएं, इसको अपना ग्रामीण विकास भी दोस्तों काफ़ी लंबा रहने वाला है। अभी 2 पॉइंट काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। फिर दोस्तों अपना पास तीसरा टॉपिक कौन सा आता है दोस्तों? अपना आता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बोले तो रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है, नए डाटा वगैरह सब पढ़ेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों अपन इसमें पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बेरोजगारी क्या होती है आप सभी को जानते हैं। एक चीज़ होती है दोस्तों लेबर फोर्स, एक होती है दोस्तों आपका वर्क फोर्स। लेबर फोर्स मतलब काम करने वाले लोग। सभी देश के कार्यशील जनसंख्या कितनी है आपको पता है? 15 से 59 है। 15 से 59 भारत के संदर्भ में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 15 से 59 है। और विश्व के संदर्भ में 1564 है। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जब लेबर फोर्स काम करने वाले लोग कितने हैं इस देश में, जैसे मैं कह दूं कि काम करने वाले लोग कितने हैं? 80 लोग हैं, लेकिन काम कितने कर रहे हैं आपको? सिर्फ 20 लोग ही काम कर रहे हैं, तो बेरोजगार कितने हो गए? 60। तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा देते हैं तो आपकी क्या आती है? बेरोजगारी ज्ञात हो जाती है। बेरोजगारी को अपने सूत्र भी लिखते हैं कि बेरोजगारी की दर कैसे निकालती है? बेरोजगार अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। दोस्तों ये बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपन बेरोजगारी की प्रकार भी पढ़ते हैं, कौन कौन से बेरोजगारी के प्रकार है। तो मैं दोस्तों आपको बेरोजगारी के प्रकार भी थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ कि अपना सिलेबस में एक शॉर्ट अपना पता चल जाएगा। जैसे कि दोस्तों अपने बेरोजगारी में कौन कौन सी बेरोजगारी पढ़ते हैं? आदर्श बेरोजगारी पढ़ते हैं, तकनीकी बेरोजगारी पढ़ते हैं, मौसमी बेरोजगारी पढ़ते हैं, शिक्षित बेरोजगारी पढ़ते हैं, खुली बेरोजगारी पढ़ते हैं। बहुत सारे बेरोजगारी के प्रकार है। अपन मैंने बता रखा है चक्रीय बेरोजगारी पढ़ते हैं, सारा चीज़ें मैंने बता रखा है। तो दोस्तों आदर्श बेरोजगारी क्या होती है? जहाँ की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है। आदर्श बेरोजगारी, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसको दोस्तों अपन लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंग्लिश में भी बोलते हैं, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं? आदर्श बेरोजगारी जिसमें सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। सीमांत उपयोगिता 0 क्यों होती है ये भी दोस्तों हम आपको क्लास में हर चीज़ बताएंगे। टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण जो
कार्मिक है, जो लेबर है वो बेरोजगार हो जाती है। एक मौसम के संदर्भ में बेरोजगारी है, शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिलना, खुले पूरे वर्ष बेरोजगार, खुले पूरी उम्र भर या पूरे मतलब पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलना। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों, विकसित देशों में पाई जाती है। बिजनेस साइकिल के कारण जो बेरोजगारी होती है वो दोस्तों कौन सी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है। किस प्रकार चक्रीय बेरोजगारी को आपको बताया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों बिजनेस साइकिल्स चलते हैं, इस प्रकार बिजनेस साइकिल्स चलते हैं। इस प्रकार अपने बिजनेस साइकिल्स में दोस्तों है ना, ये भी अपन दोस्तों पढ़ लेंगे। बिजनेस साइकिल्स में क्या होता है ये चीज़ भी दोस्तों अपन पढ़ लेंगे। यहाँ रिसेशन होता है, यहाँ वापिस रिकवरी हो जाती है, यहाँ डिप्रेशन होता है ना, इस चीज़ें की दोस्तों इस प्रकार ये बेरोजगारी का हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं अपन कि बेरोजगारी का मापन किस प्रकार किया जाता है। बेरोजगारी का मापन करने के दोस्तों 3 तरीके हैं, बताएंगे मेरे को। एक आपके यूपीएस है, CWS है, CDS है। मासिक रूप से बेरोजगारी का मापन नहीं किया जाता है, साप्ताहिक भी किया जाता है, दैनिक भी किया जाता है और प्रतिवर्ष भी किया जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने बेरोजगारी में पढ़ने वाले हैं, बेरोजगारी के मापन भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब इसके आगे दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में दोस्तों क्या क्या आता है, आपका LPG आता है, जिसे दोस्तों LPG मॉडल भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सभी को पता है कि वैश्वीकरण क्यों आए थे, उस समय ऋणों का संकट आ गया था देश में, तेल वगैरह के भी भाव बढ़ गए थे। वो दोस्तों कब आए थे, 24 जुलाई, ये कब आया था, 24 जुलाई 1991 को ये अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। इस समय कौन थे, उस समय अपने प्रधानमंत्री P नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी दोस्तों अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपन L और P और G तीनों का पोस्टमार्टम करेंगे। लिबरलाइजेशन, औद्योगिकरण क्या होता है, सॉरी उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण मतलब कि सरकार द्वारा जो लाइसेंस प्रक्रिया है उनमें छूट दे देना, उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं दोस्तों। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जो भी सरकार से लाइसेंस वगैरह लेने के, उनको जो उद्योगों का जो सरकारी उपक्रम है उनका जो प्रबंध है, उनका जो नियंत्रण है वो किसको सौंप देना, निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना दोस्तों। ये आपका क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, जब एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के शेष अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के बारे में भी दोस्तों अपनी इन चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों इन्हीं के संदर्भ में दोस्तों एक एक्ट था अपना फेरा 1973, उसके बाद में दोस्तों वो एक्ट बन गया फेमा 1999। फिर दोस्तों अपना फेरा और फेमा, एक दोस्तों अपना MRTP एक्ट था, MRTP एक्ट 1969, मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 था। उसके स्थान पर दोस्तों एक एक्ट आया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इसके बारे में भी दोस्तों अध्ययन करते हैं अपन। विनिवेश, डी इन्वेस्टमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। विनिवेश क्या होता है दोस्तों, सभी को आपको पता होगा, जब सरकारी उपक्रम का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है तो दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसका भी दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, कई चीज़ें रह चुकी होगी। ये तो एक शॉर्ट एनालिसिस हो रहा है, अभी तो चैप्टर बहुत लंबे हैं दोस्तों, मुझे आगे बढ़ने दो। इसके बाद में दोस्तों अपन क्या देखेंगे सिलेबस डिस्कशन में दोस्तों अपना यूजी का। अब अपन देखेंगे दोस्तों यूजी बोले तो अपन बीकॉमिक का क्या क्या अपने पास सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों इसका पहला तो अपना क्या है, आर्थिक वातावरण है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। आर्थिक वातावरण है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसको प्रभावित करने वाले घटक और गैर आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आर्थिक वातावरण हो गया दोस्तों। इसके बाद में अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का अध्ययन करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 2015 के बारे में अध्ययन करेंगे और 2023 की इकोनॉमिक पॉलिसी है जो भी है उनके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स अपने सिलेबस का अगला वाला भाग है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों अपन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। प्लानिंग्स क्या होती है, नियोजन क्या होता है। पंचवर्षीय योजना आपको पता है 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, गुणंतर से 66 से गुणंतर योजना अवकाश आया था, है ना। सब एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, सारा मेरा करवाया हुआ भी है, ये भी आपको पता है। पंचवर्षीय योजनाओं को कौन बनाता था पहले, योजना आयोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। योजना आयोग के बारे में अब कौन सा आ गया दोस्तों, नीति आयोग आ गया। NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। कब प्रारंभ हुआ था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के बारे में दोस्तों इसका
उसका पूरा अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और भी जानेंगे कि 1951 में कृषि का कितना योगदान था, अब कितना है, देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनका क्या योगदान रहने वाला है, सभी चीज़ें दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक नीतियाँ है उनको भी दोस्तों अपन देख लेंगे कि प्रथम 1948 वाली औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक 1991 1991 वाली उद्योग नीति, उन सभी का दोस्तों पोस्टमार्टम भी दोस्तों अपन भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं में करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार। दोस्तों विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेशी व्यापार में आपको पता है अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट का अध्ययन करने वाले हैं, BOP, जिसे दोस्तों अपन अदायगी संतुलन भी बोलते हैं। अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी दोस्तों अध्ययन करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोस्तों कितने भाग होते हैं ये भी अपन अध्ययन करेंगे कि दोस्तों एक होता है अपना पूंजी खाता, एक होता है दोस्तों अपना चालू खाता। चालू खाते के दोस्तों 3 भाग होते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे कि चालू खाते के 3 चीज़ों में क्या क्या आता है। वस्तुओं का व्यापार आता है, सेवाओं का व्यापार आता है और अंतरण भुगतान आता है। उसी प्रकार दोस्तों अपन पूंजी खाते में भी देखेंगे पूंजी खाते में क्या क्या आते हैं। विदेशी निवेश आता है, विदेशी सहायता आती है, विदेशी ऋण, निवेश, लोन, गोल्ड आदि आता है। दोस्तों मज़ा जब आता है जब आपके पास लेक्चर हो, सारा उसके याद हो, सिलेबस सारा उसका आएगा क्या, वो फटाएगा क्या, उसको आज ही याद है तो वो फटाएगा तो क्या करेगा, ये आता है मज़ा दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों चालू खाता, पूंजी खाता में पढ़ेंगे कब अपने व्यापार खाते में गाठा क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, BOT क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आधिक्य कब होता है, संतुलन कब होता है, गाठा कब होता है, ये भी पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आधिक्य, गाठा, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। हंसते हंसते मस्त रहो आप हमारे पास आ गए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहो। और अपने पास टीम है वो भी दोस्तों मस्त, आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये अपने पास हो गया फॉरेन ट्रेड हो गया। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला दोस्तों अपना कौन सा है सिलेबस डिस्कशन में दोस्तों, NI है क्या। तो दोस्तों अब अपन करेंगे NI बोले तो दोस्तों नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सभी जानते हैं राष्ट्रीय आय को मैं कैसे फोड़ता हूँ, सभी को सारे सिलेबस को फोड़ने वाला हूँ। राष्ट्रीय आय में जानते हो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादाभाई नौरोजी ने 1868 में की थी। उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। उस समय भारतीय आय की थी 340 रुपये करोड़ थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय एक स्टॉक है या प्रवाह है, स्टॉक है तो क्यों है, प्रवाह है तो क्यों है, इनका भी अपन एनालिसिस करेंगे। राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करते हैं, अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं करते, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, इन चीज़ों का भी दोस्तों अपन एक अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। फिर दोस्तों अपन राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, GDP, NDP, GNP और NNP। आप सभी जानते हैं मैं से जो फटे हुए हैं कैसे मैं इनको फोड़ता हूँ, GDP, NDP, GNP, NNP। इसके बाद में दोस्तों एक वर्ड आएगा अपने पास NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसका भी दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों अपन इनको फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर दोस्तों इनको कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपन राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियाँ, उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे। कौन कौन सी है बताएंगे आप सभी, बताओगे। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इनका भी एनालिसिस करेंगे। फिर राष्ट्रीय आय में क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या समस्या आती है, राष्ट्रीय आय में किन किन तत्वों को शामिल नहीं किया जाता, उनको भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने क्या दी है, फिशर ने क्या दी है, मार्शल ने क्या दी है, पीगू साहब ने क्या दी है, उनका भी अध्ययन दोस्तों अपन राष्ट्रीय आय में करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार अपना UG का लेवल का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं PG लेवल के सिलेबस में। अब अपन दोस्तों बात करेंगे PG लेवल। PG लेवल में दोस्तों अपना क्या क्या सिलेबस आने वाला है। PG लेवल बोले तो MCOM का लेवल का जो भी सिलेबस है उसके अंदर दोस्तों अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे डिमांड वाला चक्कर, डिमांड फोरकास्टिंग। दोस्तों डिमांड क्या होती है, मांग क्या होती है। मांग में दोस्तों 5 साधन होते हैं, 5 साधन होते हैं। निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, ये 2 तो है ही। फिर दोस्तों आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए, आपके पास साधन होना चाहिए, और दोस्तों साधन को व्यय करने की क्या होनी चाहिए दोस्तों, तत्परता होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। आप कैसे सर हम समझे नहीं, अरे भाई आपकी इच्छा हो गई, लेकिन इच्छा कब मानी जाएगी। आपके पास मान लो आप बाजार में गए, ठीक है, आपकी समोसा खाने की इच्छा है, लेकिन आप समोसा खा के आते हो क्या, आप सर नहीं खा के आते। क्यों नहीं खा के आते हो, तो वो आपकी मांग नहीं है। जब तक आप समोसा ले नहीं लेते, खा नहीं लेते ना, जब तक वो आपकी मांग नहीं है। क्यों नहीं है, आपकी इच्छा तो बहुत होती है,
समोसा दे के खा ले, लेकिन समोसा खाते नहीं हो। क्यों क्यों नहीं खाते हो? क्या आपकी इच्छा नहीं है? आपको ये सर इच्छा तो है। क्या आपके पास साधन यानी आपके पास पैसा नहीं है? आपके पास पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी आप समोसा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि सबसे मेन है साधन को पैसे ना, पैसे यहाँ से निकालने का मन नहीं करता। जब तक तत्परता नहीं है, जब तक डिमांड नहीं है, आप नहरा सर फर्स्ट ग्रेड का बैच लेना ज्वाइन तो चाहते हो, मांग है आपको कि हम तो नहरा सर का ही लेना चाहते हैं, लेकिन आपको साधन वे की तत्परता नहीं है, आप पैसे नहीं निकालना चाहते हो। भाई पैसे निकालो, आपकी इच्छा है, आपके पास साधन है, लेकिन आप पैसे नहीं निकाल रहे हो। आप पैसे निकालो और कोर्स ज्वाइन करो और अपनी सफलता सुनिश्चित करो। पढ़ाई के लिए कभी भी पैसा नहीं देखना चाहिए, क्वालिटी को देखनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो इच्छा, साधन और साधन को वे की तत्परता, ये दोस्तों होती है मांग। फिर दोस्तों अपन आगे क्या पढ़ते हैं? मांग का नियम पढ़ते हैं दोस्तों। मांग का नियम दोस्तों क्या बताता है अपना? मांग का नियम, इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट छापे मैंने। मांग का नियम क्या होता है दोस्तों? मांग का नियम ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत होती है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसे खरीदी जाने वाली मात्रा क्या होती है? अधिक खरीदते हैं। कहने का मतलब जब किसी वस्तु की दोस्तों कीमत कम होती है तो दोस्तों हम उस चीज़ की मांग मात्रा ज़्यादा खरीदते हैं। कैसे सर? हमें समझ में नहीं आया। जैसे दोस्तों किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी ना, तो अपन उस चीज़ की क्या करते हैं दोस्तों? क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। और जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो मांगे जाने वाली मांग मात्रा में क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। तो ये दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों आपका मांग का नियम होता है। फिर दोस्तों अपन मांग के नियम में मांग तालिका भी देखते हैं, बाजार मांग तालिका भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट अपन दोस्तों क्या देखते हैं? मांग में दोस्तों अपन मांग के प्रकार देखते हैं। मांग के प्रकार दोस्तों कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार की मांग होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ। मांग पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार और इकाई से कम और इकाई से अधिक लोचदार। इस प्रकार दोस्तों मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से प्रश्न समझने की पूरी संभावना है। मैं बता देता हूँ किस प्रकार होता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये हो गया दोस्तों पूर्णतः लोचदार, ये हो गई दोस्तों पूर्णतः लोचदार, ये इकाई लोचदार, ये इकाई से अधिक और ये इकाई से कम। जब क्लास होगी तो दोस्तों पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा किस प्रकार मांग के जो 5 है। फिर अपन मांग के अपवाद भी पढ़ते हैं। मांग के नियम में दोस्तों अपन ये भी देखते हैं स्थापन वस्तुएं कौन सी होती है, पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। स्थापन वस्तुओं का मांग वक्र किस प्रकार बनता है? स्थापन वस्तुओं का मांग वक्र दोस्तों धनात्मक होता है और पूरक वस्तुओं का मांग वक्र ऋणात्मक होता है। ये भी देखेंगे कि पूरक वस्तुएं क्या होती है। पूरक वस्तुएं जो दोस्तों साथ साथ काम में ली जाती है, जैसे ये पेन है, पेन के साथ स्याही, यदि स्याही नहीं होगी तो पेन नहीं चलेगा। ओके, स्थापन वस्तु क्या होती है? इसकी जगह दूसरी भी काम में ली जा सकती है। जैसे घर में कोई मेहमान आ गए तो चाय नहीं है तो चाय की जगह आप क्या पिला सकते हो? कॉफी पिला सकते हो दोस्तों। इस प्रकार ये क्या हो गई? स्थापन वस्तुएं हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार ये था अपना मांग वाला चैप्टर। इसके बाद में दोस्तों अपन मांग वाले चैप्टर के आगे दोस्तों अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा है अपना? मांग के चैप्टर के आगे दोस्तों अपना चैप्टर अपना है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक वित्त। इसमें क्या क्या है दोस्तों? अपने 3-4 पॉइंट है। जैसे बजट है, बजट घटा है, फिजिकल डेफिसिट जो भी है दोस्तों सब करा देंगे इसमें। पब्लिक फाइनेंस में अपन क्या पढ़ते हैं कि सार्वजनिक वित्त होता है दोस्तों। इसके क्या क्या है? इसमें 4 साधन आते हैं। सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है और वित्तीय प्रशासन है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन को अपन पढ़ते हैं। आय में देखते हैं कि सरकार अपनी आय किस प्रकार से अर्जन करती है। तो आय के लिए दोस्तों अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? करों के बारे में पढ़ते हैं कि सरकार करों से अपनी राशि प्राप्त करती है। करों के बारे में दोस्तों एक जीएसटी आता है, जीएसटी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और टैक्स है, टैक्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टैक्स सुधार के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी ये इसके अंदर पढ़ेंगे। व्यय के अंदर भी पढ़ेंगे कि सरकार कहाँ कहाँ व्यय करती है। बजट होता है दोस्तों, एक बजट के बारे में भी पढ़ते हैं। बजट में दोस्तों क्या क्या होती है? एक आपकी होती है प्राप्तियाँ, एक होते हैं दोस्तों आपके व्यय। प्राप्तियाँ कौन कौन सी होती है दोस्तों? 2 प्रकार की प्राप्तियाँ होती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ और चालू प्राप्तियाँ या आयगत प्राप्तियाँ। इसी प्रकार व्यय भी दोस्तों छोटे व्यय जिसको अपन चालू व्यय बोल सकते हैं, पूंजीगत व्यय बड़े व्यय। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों फिर अपन इसके बजट गाठे के बारे में पढ़ते हैं। बजट गाठा पढ़ते हैं। एक दोस्तों अपन राजस्व गाठा पढ़ते हैं। एक दोस्तों अपन राजकोषीय गाठा पढ़ते हैं। एक दोस्तों अपन प्राथमिक गाठा पढ़ते हैं और दोस्तों एक अपन पढ़ते हैं प्रभावी
राजस्व घाटा, इस प्रकार के दोस्तों सभी प्रकार के अपने घाटों का भी एनालिसिस करने वाले हैं। बजट घाटा क्या है, कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय निकाल दो, राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय निकाल दो। राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय निकाल दो उधार व अन्य देयताओं को छोड़कर। सीधा सीधा क्वेश्चन छपा था अपने नोट से, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अपन बजट के बारे में भी अपन एनालिसिस कर लेंगे। बजट घाटा क्या होता है ये भी अपन पढ़ लेंगे। हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, जब सरकार के पास कर्ज ज़्यादा हो जाता है तो सरकार क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ से लोन लेती है, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, अतिरिक्त मात्रा में नोट छापता है। तो दोस्तों उसको अपने हिनार्थ प्रबंधन के बारे में भी पढ़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट आता है, इसके बाद में आती है दोस्तों अपने बैंकिंग की समस्याएं आती है दोस्तों। नेक्स्ट अपना होता है दोस्तों बैंकिंग की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ बैंक्स। बैंकिंग की समस्याएं है, या अपन बोल सकते हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स है। क्वेश्चन आया था बैंकिंग रिफॉर्म से अपने नोट से सीधा। तो दोस्तों बैंकों की क्या क्या समस्या ये पढ़ेंगे, बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला बैंक कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक था। फिर और अपन देखते हैं कि 3 बैंकों को मिला के, बैंकों बम्बई, मद्रास, कोलकाता, इनको मिला के कौन सा बैंक मिलाया गया था दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था। फिर दोस्तों आपका क्या होता, इंपीरियल बैंक से SBI बनाया गया था 1955 में, SBI बनाया गया था। फिर दोस्तों अपन इसी के अंदर अपन जैसे RBI के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर हुई थी। 1937 तक इसका हेड ऑफिस कहाँ था, कोलकाता था। उसके बाद में बम्बई आ गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हो गया था दोस्तों, 1949 में हो गया था। फिर दोस्तों अपन बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इस प्रकार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। इस प्रकार इसका भी दोस्तों अपन सुपड़ा साफ कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर दोस्तों अपन जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है इनके बारे में भी देखते हैं कि एक तो कैमल्स आया था, कैमल्स के बारे में देखेंगे। एक दोस्तों आपका सरफेसी एक्ट आया था बैंकों के बारे में, सरफेसी एक्ट है, कैमल्स है, इनका भी दोस्तों अपन अध्ययन कर ले। बैंकिंग में एक दोस्तों एक समिति आई थी, नरसिम्हन समिति, मैंने लिखाया था सीधा क्वेश्चन एग्जाम में छाप दिया मैंने। नरसिम्हन समिति 1991 में आया था। उसमें मैंने बताया था कि SLR और CRR को कम किया जाए। सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला। नरसिम्हन समिति 1991 में, एक बार दूसरी आई थी 1998 1998 में आई थी। और भी दोस्तों चक्रवर्ती है, सुखमय चक्रवर्ती है, गायपोरिया समिति है, कई प्रकार की समितियां हैं, उनका भी दोस्तों अपन अध्ययन बैंक इसमें कर लेंगे। फिर दोस्तों अपना लास्ट का बचता है अपना सिलेबस का मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इसका अध्ययन और कर लेते हैं दोस्तों। इसमें अपना क्या होता है, सिलेबस डिस्कशन में दोस्तों अपना बच गया लास्ट का है मॉनेटरी पॉलिसी, या इसको अपना बोलते हैं दोस्तों मौद्रिक नीति। एक हो गया दोस्तों आपका राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। इसके बारे में दोस्तों क्या होता है, मौद्रिक नीति में दोस्तों क्या होता है, RBI 2 प्रकार के उपकरण अपनाता है। एक होता है दोस्तों आपका परिमाणात्मक, एक होता है दोस्तों आपका गुणात्मक। इंग्लिश में दोस्तों जब चैप्टर चलेगा इंग्लिश मीडियम के लिए तो इंग्लिश मीडियम में बता देंगे हाथों हाथ। परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। परिमाणात्मक में दोस्तों कौन कौन से उपकरण आते हैं मौद्रिक नीति में RBI के दोस्तों बताएंगे। जैसे मेरे को बता सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अपन इसमें पढ़ेंगे बैंक रेट पढ़ेंगे, रेपो रेट पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, SLR पढ़ेंगे, CRR पढ़ेंगे, MSF पढ़ेंगे, ओपन मार्केट एक्टिविटीज। ये सारी दोस्तों किस में पढ़ने वाले हैं अपन, परिमाणात्मक विधि में पढ़ने वाले। गुणात्मक में कौन से पढ़ने वाले हैं, साख नियंत्रण या साख चयनात्मक विधि पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही पढ़ेंगे, है ना, अनुसंधान कार्यवाही जो भी है दोस्तों अपन इसका अध्ययन कर लेंगे। फिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजकोषीय नीतियाँ वो होती है जो सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। और मौद्रिक नीति किसी भी देश के मौद्रिक अधिकारी के द्वारा अपनाई जाती है। भारत के संदर्भ में मौद्रिक अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और राजकोषीय नीतियाँ सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। राजकोषीय नीतियाँ भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक होती है दोस्तों संकुचनकारी राजकोषीय नीतियाँ। विस्तारवादी राजकोषीय नीतियाँ कब अपनाई जाती है, जब देश में मंदी हो तो सरकार विस्तारवादी मतलब कि जनता में पैसा देती है। पैसा देने से दोस्तों क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। जिसके दोस्तों विस्तार कर दिया सरकार ने, पैसा दे दिया, तो उन्होंने सोचा कि एक हॉस्पिटल बना दे, तो हॉस्पिटल में पैसे देंगे तो सर लोगों के पास पैसे आएंगे, तो ट्रैक्टर वाले को रोजगार मिल जाएगा, मजदूरों को मिल जाएगा, ईंट भट्ठों वालों को मिल जाएगा, पानी वालों को रोजगार मिल जाएगा। तो सभी के पास क्या आ जाएगा दोस्तों, पैसा आ जाएगा, सभी को क्या रोजगार मिल जाएगा। तो वो होती है दोस्तों विस्तारवादी
राजकोषीय नीतियाँ एक होती है संकुचनकारी, है ना। तो ये सभी दोस्तों एनालिसिस अपन करेंगे अपनी क्लास में। ये दोस्तों अपना सिलेबस डिस्कशन था। आप अपने कॉपी पेन हथियार तैयार कर लो, युद्ध में इस बार अपन को जीतना है, सारी अपनी तैयारियां कर लो, सिलेबस टाइम पर करवा दिया जाएगा। ये दोस्तों अपने जो सिलेबस था, सिलेबस डिस्कशन कर लिया, अच्छी तरह से समझा दिया, आराम से आपका सिलेबस करा देंगे क्लास में, सारा सुपड़ा साफ कर देंगे। इस बार यही याद करा दूंगा इकोनॉमिक्स। राजस्थान में पहले जिनका डर था इकोनॉमिक्स का उनका निकाल दिया, जिनका अब है उनका भी निकाल दूंगा, इकोनॉमिक्स में नंबर 1 बना दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1% भी कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध में जीत अपनी है, अपन जीतेंगे, सबसे ऊपर झंडा अपना ही रहने वाला है। ये बात मैं फिर बता देता हूँ आपको। सारा इसका एनालिसिस कर लेंगे, नए नए अपडेट्स है वो भी अपन ले आएंगे, और इस बार इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपको और अच्छी तरह से डीपली तरीके से पढ़ाई जाएगी। इतनी अच्छी पढ़ाई जाएगी, शॉर्ट एंड स्वीट में वो ही मैटर पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में सीधा हिट करेगा और अपना क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों आप सभी ने हमें समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।